बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का यहाँ आने के लिए। जैसा कि रामबली जी ने बताया कि अरवल जिला में मेरा ये पहला, आप लोगों से पहली बार मैं मुखातिब हो रहा हूँ। दुर्भाग्यवश यहाँ हम लोग अभी तक पदयात्रा के जरिए नहीं आ पाए हैं। हालांकि यहाँ कुर्था में मैं एक छोटे से प्रोग्राम में आया था, लेकिन आज यहाँ एक छोटी सी बैठक है, उसके लिए मैं आया हूँ। उससे पहले आप पत्रकारजनों से मुलाकात कर रहे हैं। दो पार्टी के जो कार्यक्रम बड़े अभी होने हैं, जिसकी घोषणा हुई है 11 मई से, हम लोग जो बिहार में जातीय जनगणना भूमि सर्वे से जुड़ा हुआ जो मामला है, उसको लेकर जन स्वराज पार्टी ने एक बड़े अभियान की शुरुआत करने की बात कही है। जैसा कि आपको मालूम है, जातीय जनगणना को लेकर पिछले 3-4 वर्षों से बिहार में कई तरह की राजनीतिक दलों के विचारों का आपस में द्वंद्व चलता रहा। कुछ लोग उसके पक्ष में, कुछ लोग उसके विपक्ष में। जन स्वराज की भावना हमेशा रही है कि इस तरह की गणना से, इस तरह के सर्वे से कोई नुकसान नहीं है। अगर उस गणना, उस सर्वे से जानकारी जो मिले, उसका उपयोग किया जाए समाज के बेहतरी के लिए, तो उसका फायदा ही है। और उसी लिए हम लोगों ने जातीय जनगणना, जो जिसको सरकार ने जनगणना कहा, जनगणना तो है नहीं, वो गणना ही, सर्वे ही है, उसके आधार पर जो समाज के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, उसको लेकर जन स्वराज ने 11 मई से एक बड़े कार्यक्रम की घोषणा की है। आप लोगों को याद होगा, 2 अक्टूबर 2023 को जातीय जनगणना प्रकाशित हुआ। 7 नवंबर 2023 को इसको विधानसभा के पटल पर रखा गया और 23 नवंबर 2023 को मुख्यमंत्री ने और तब की सरकार ने, जिसमें जदयू और राजद दोनों के लोग थे, उन्होंने कुछ घोषणाएं की। उन घोषणाओं में एक सबसे महत्वपूर्ण घोषणा ये थी कि जातीय जनगणना के आधार पर चिन्हित किए गए 94 लाख गरीब परिवारों को, जिसमें सभी जाति धर्म के लोग हैं, लेकिन ज्यादातर उसमें अति पिछड़ा दलित मुस्लिम समाज के लोग रहे हैं, तो 94 लाख गरीब परिवारों को सरकार ने, मुख्यमंत्री ने 2 लाख रुपया सहायता के तौर पर देने की घोषणा की थी। उस घोषणा के आज 2 बरस हो गए और जो लोग जातीय जनगणना पर इतना राजनीति कर रहे थे, आपने किसी का एक बयान नहीं सुना होगा कि वो 94 लाख लोगों को जो 2 लाख रुपया मिलना था, 94 लाख परिवारों को, उनको क्या हुआ। 2 बजट उसके बाद सरकार ने रख दिया, अभी तक उस योजना को लेकर एक भी प्रावधान नहीं किया गया है। तो जन स्वराज ने ये घोषणा की है कि 11 मई से हम लोग एक राज्य स्तरीय, राज्य व्यापी हम लोग आंदोलन शुरू करेंगे, जिसमें गांव-गांव जाएंगे और उन लोगों से पूछेंगे कि अगर आपको 2 लाख रुपया मिला कि नहीं, और नहीं मिला तो हस्ताक्षर कीजिए ताकि सरकार पर दबाव बनाया जा सके। दूसरा मुद्दा यह है कि 2006 से आप यहाँ सुनते हैं, दलित महादलित की परिभाषा नीतीश कुमार ने शुरू की। अनुसूचित जाति समाज के लोगों को 2 वर्ग में बांटकर दलित महादलित बनाया और एक योजना में 2006 में कहा कि जितने लोग लैंडलेस हैं, जिनके पास घर नहीं है, उनको 3 डिसमिल जमीन सरकार की ओर से दिया जाएगा। अगर सरकारी जमीन नहीं है तो खरीद कर दिया जाएगा। 2008 से योजना चल रही है। कुल जमा 2,34,000 परिवारों को ही ये अभी तक इसका लाभ मिला है, सरकार का दावा है। और भारत सरकार के प्लानिंग कमीशन ने एक रिपोर्ट जारी किया है, जिसमें कहा है कि 2,34,000 परिवार में भी सिर्फ 1,20,000 परिवार को ही जमीन मिला है, बाकी लोगों को सिर्फ पेपर पर ही जमीन दी गई है। मिलना चाहिए था 50 लाख परिवारों को। उन्हीं दलित महादलित भाइयों के, उनके परिवार के वोट के आधार पर नीतीश बाबू कुर्सी पर हैं और सिर्फ 2,34,000 लोगों को जमीन आवंटित किया गया और उसमें भी आधे लोगों को सिर्फ कागज पर दिया गया, अभी तक पोजीशन नहीं मिला। तीसरा जो बहुत बड़ा मुद्दा है, आप अरवल में भी देखते होंगे, ये भूमि सर्वे का काम जो चल रहा है। भूमि सर्वे के नाम पर इस राज्य सरकार ने राजस्व विभाग को धन उगाही का, जनता से धन उगाही का सबसे बड़ा जरिया बना लिया है। हर घर में रसीद कटाने के लिए, दाखिल खारिज करने के लिए, जमाबंदी के लिए 20,000, 25,000, 50,000 रुपया लिया जा रहा है। ये काम हो रहा है जमीन के सर्वे के नाम पर। और फरवरी में अभी सरकार का रिपोर्ट आया है, 20% से कम जमीन का ही अभी तक डिजिटाइजेशन हुआ है। तो ये तीनों जो मुद्दे हैं,
कि 94 लाख परिवारों को 2 लाख रुपया जो आपने देने का वादा किया था वो कब दीजिएगा। दलित महादलित अति पिछड़ा समाज के भूमिहीन लोगों को जो 3 डिसमिल जमीन देनी थी उस पर आपने क्या किया वो बताइए। और तीसरा, ये भूमि सर्वे के नाम पर घर घर में जो आप लड़ाई लगा रहे हैं, हर गांव में हर परिवार से पैसे की जो वसूली हो रही है, इस पर तुरंत रोक लगाई जाए। इसके लिए जन स्वराज 11 मई से राज्य व्यापी आंदोलन शुरू कर रहा है। गांव गांव में हम लोग जाएंगे। ये तय किया है कि 1 करोड़ लोगों से हस्ताक्षर लिया जाएगा, उनकी सहमति ली जाएगी और उसको लेकर हम लोग राज्यपाल और मुख्यमंत्री से मिलेंगे। अगर वो बात नहीं मानते हैं तो अगला जो मानसून सत्र है उसमें जन स्वराज लोगों के साथ मिलकर विधानसभा का घेराव भी करेगा। और इस पर इसकी जो शुरुआत है वो शुरुआत मैं खुद से अपने साथी जो नेतागण हैं, जो समर्थक हैं, जो हम लोग के कार्यकर्ता हैं, जन स्वराज परिवार से जुड़े लोग हैं, ये सब हम लोग शुरुआत इसकी कर रहे हैं मुख्यमंत्री के अपने गांव कल्याण बिगहा नालंदा से। वहीं पर जाकर शुरू करेंगे। पूछेंगे कि भाई किसको 2 लाख रुपया मिला, किस दलित महादलित को 3 डिसमिल जमीन मिला। और कल्याण बिगहा में लोगों से जाकर ये पूछेंगे कि भाई आपके भूमि सर्वे में दाखिल खारिज में रसीद कटाने में सरकार आपसे पैसा ले रही है कि नहीं ले रही है। क्योंकि अगर नीतीश बाबू अपने गांव में ये 3 काम नहीं करा पा रहे हैं तो पूरे बिहार में जो आरोप लग रहा है उनके सरकार पर वो स्वाभाविक है कि भाई आप अपने गांव में तो कम से कम लागू करा के दिखा दो। तो इसकी शुरुआत 11 तारीख को मैं कल्याण बिगहा से खुद करूंगा। कल ही मैंने इसकी घोषणा की है, आपसे भी साझा कर रहे हैं। इसके अलावा 20 मई से मैं छपरा सिताब दियारा से जेपी के गांव से बिहार बदलाव यात्रा की शुरुआत कर रहा हूं। जेपी का जो व्यवस्था परिवर्तन का संपूर्ण क्रांति का नारा था, उनके लोग, उनके मानने वाले लोग, उनके विचारों को मानने का दावा करने वाले लोग सत्ता में पिछले 30-35 साल से हैं, लेकिन बिहार में व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई अधूरी है। यहाँ पर संपूर्ण क्रांति की बात तो छोड़ दीजिए, जो व्यवस्था पहले से थी वो भी बर्बाद हो गई। इसलिए जेपी के गांव सिताब दियारा से 20 तारीख से जन स्वराज की ओर से हम लोग एक बिहार बदलाव यात्रा की शुरुआत करेंगे, जिसमें 120 दिन 4 महीना घर लौटे बगैर गाड़ी से बिहार के 240 विधानसभा क्षेत्रों के गांव, घर, पंचायत, प्रखंड में हम लोग जाएंगे, वहीं पर रुकेंगे, साथ में जनता के रहेंगे और पूरे बिहार में लोगों को एक ही संदेश देना है कि अगर व्यवस्था परिवर्तन करनी है तो आप अपने बच्चों के लिए सजग होइए, अपने बच्चों के लिए वोट कीजिए, उनके पढ़ाई रोजगार के लिए वोट कीजिए। ये संदेश लेकर हम लोग सिताब दियारा से निकलेंगे। तो ये जो 2 बड़े कार्यक्रम है इसकी मैंने आपसे साझा किया। अब आपके जो सवाल है आप सवाल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल आप मंच पर बैठे हुए किसी भी व्यक्ति से कर सकते हैं। कई स्थानीय मुद्दे ऐसे हैं जो शायद हमसे बेहतर ये लोग जानते हैं, इनकी समझ भी हमसे बेहतर है। आप कोई भी सवाल मंच पर बैठे हुए किसी भी व्यक्ति से कर सकते हैं। एक सवाल आपसे, तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर उनकी सरकार बनी तो शराबबंदी से ताड़ी को बाहर कर दिया जाएगा। चलिए कम से कम एक कदम तो बढ़े। जन स्वराज और प्रशांत किशोर पहले हम लोग हैं जिन्होंने कहा कि शराबबंदी को हटाया जाना चाहिए। लोगों ने कहा क्यों कह रहे हैं ऐसी बात? भाई शराबबंदी इसलिए हटाने की बात कर रहे हैं कि पहली बात तो शराबबंदी बिहार में है ही नहीं। ये तो सिर्फ शराबबंदी का कानून है, बना है, जिसके तहत दुकान शराब की बंद कर दी गई और घर घर में शराब बिक रहा है। नुकसान बिहार के लोगों का 15 से 20 हजार करोड़ का हर साल हो रहा है। ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये पैसा जा रहा है बिहार के भ्रष्ट नेताओं के पास, अफसरों के पास। और जो गरीब व्यक्ति है, जो अति पिछड़ा है, गरीब है, दलित है, मुस्लिम है, उसको सरकार, इसी सरकारी तंत्र, इसी कानून के नाम पर प्रताड़ित कर रहा है। अभी जो तारीख की बात की गई है, आप गांव में चलिए, सिर्फ पासी समाज के लोग ही क्यों, आप मुसहर समाज की दशा देखिए, आप पासवान समाज की दशा देखिए, अति पिछड़ा समाज के किसी भी गांव में चलिए, पुलिस वाले पहुंच गए, किसी को शराबबंदी के नाम पर पकड़ लिया, वहां के महिलाओं को बुलाकर थाना में कहता है झाड़ू लगाओ, बर्तन साफ करो। और ये तमाम चीजें हमने रास्ते चलते हुए पदयात्रा के दौरान देखी। इसीलिए कहा कि भाई जिन महिलाओं के नाम पर ये कानून को बनाए हो, सबसे ज्यादा प्रताड़ित, शोषित वो महिलाएं हो रही है। ये ताड़ी वाली जो बात है, आप किसी भी ताड़ी वाले पासी परिवार में ये पुलिस वाले घुस जाते हैं,
उनका हांडी उंडी तोड़ देते हैं, पैसा ले लेते हैं, उनसे बदमाशी करते हैं। तो शराबबंदी हटना चाहिए। और आपने देखा होगा शराबबंदी तो लागू नहीं है, इसका एक बहुत बड़ा कुप्रभाव युवाओं को पड़ रहा है। बिहार में पहली बार सूखा नशा पिछले 3-4 साल में इतनी तेजी से बढ़ा है, गांव-गांव में सूखा नशा पड़ रहा है। मैं तो रोज कह रहा हूं कि अगर स्थिति यही रही तो जैसे उड़ता पंजाब पिक्चर बना था वैसे उड़ता बिहार पर पिक्चर बनने लगेगा। हम लोग को अपने विचारधारा, पार्टी, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर बिहार के बच्चों के भलाई के लिए इस फर्जी कानून को हटाना चाहिए। और बिल्कुल महिलाओं को का वोट लेने के चक्कर में गलत बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि महिलाओं को भी पता है कि शराबबंदी कहीं नहीं लागू है। अंतिम बात, जो नेता भी कहता है कि शराबबंदी का फायदा है, खासकर भाजपाई नेता, जदयू के नेता, उनसे जरा पूछिए कि अगर इतना इसका फायदा है तो फायदा आप लोग बिहार के लोग को काहे दे रहे हैं भाई? देश की महिलाओं को ये फायदा क्यों नहीं दिया जा रहा है? इतना बढ़िया मिठाई बिहार के लोगों को क्यों खिलाया जा रहा है? मोदी जी देश में प्रधानमंत्री हैं, पूरा देश में शराबबंदी लागू कर दे। किसी भाजपा नेता से आप पूछिए कि अगर भाई शराबबंदी से इतना फायदा है तो यूपी के महिलाओं को काहे वंचित किए हो इससे? वहां पर भी लागू कर दो। अरे ये बिहार के गरीब जनता को बेवकूफ बनाकर वोट लेने का तरीका है। उनको भी मालूम है कि इसका कोई फायदा नहीं है, इसका सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही है। सर, एक और क्वेश्चन, विपक्ष मांग कर रही है कि पुलवामा का जो रिपोर्ट है उसका सार्वजनिक किया जाए, क्या जनसुराज भी इस रिपोर्ट की मांग करेंगे? लोकतंत्र में जितनी भी इस तरह की मांगे होती हैं, जहां जब तक उसका आधार यह है कि समाज में वस्तु स्थिति पर चर्चा हो, ट्रांसपेरेंसी हो, उस नजरिए से अगर मांगा जा रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पार्लियामेंट में रिपोर्ट रखी जानी चाहिए, पार्लियामेंट उसी के लिए बना है, उसी पर डिबेट होना चाहिए। लेकिन अगर उसको राजनीतिक नियत, गलत नियत से मांगा जा रहा है तो उसका अलग बात है। आरटीआई का कानून इस देश में है, क्यों है? इसीलिए कि सरकार जो निर्णय लेती है उसकी जानकारी पब्लिक को होनी चाहिए, जनता मालिक है। तो उस मांग में कोई दिक्कत नहीं है। अगर सरकार सही समझती है उसमें कोई ऐसा सेंसिटिव राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला नहीं है तो राजनीतिक रोटी सेकने के बजाय रिपोर्ट को सार्वजनिक करना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इलेक्शन में जो भी आपके पास सीट आएगा विधानसभा इलेक्शन में, तो क्या आप सरकार के साथ इलाज करेंगे या विपक्ष में बैठना पसंद करेंगे? भाई, जनसुराज ने पहले घोषणा की है कि हम लोग का अलायंस बिहार के उस जनता के साथ है जो बिहार में व्यवस्था परिवर्तन चाहता है, उन नेताओं के साथ नहीं है जो एमएलए जीतना चाहता है। हम लोग राजनीति एमएलए बनने के लिए, मंत्री बनने के लिए नहीं कर रहे। जितनी सुख सुविधा, नाम, पैसा, शोहरत, इज्जत, ताकत लोगों को एमएलए एमपी बनकर मिलता है, उससे कहीं ज्यादा सुख सुविधा, साधन, शोहरत भगवान की दया से हम लोग को मिला हुआ है। राजनीति इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आकर यहाँ एमएलए बन जाए। वो जनसुराज में जुड़े हुए ज्यादातर लोगों का मत नहीं है। और बिल्कुल विपक्ष की बात ही नहीं है। हम लोग बिल्कुल अपने दम पर 243 सीट लड़ेंगे। जनता का आशीर्वाद मिला तो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे, जनता का आशीर्वाद नहीं मिला तो विपक्ष में बैठेंगे। आप लोग भी जो है ये समझते हैं कि जो राजनीति का मतलब सिर्फ चुनाव नहीं है। देश में आजादी से पहले जितने बड़े नेता हुए वो तो कभी एमएलए एमपी नहीं बने, तो क्या उन्होंने देश के समाज को धारा, उनको दिशा नहीं दी? क्या उनका समाज में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है? क्या उन्होंने राजनीति नहीं की? राजनीति का मतलब विशुद्ध तौर पर सिर्फ चुनाव नहीं है। चुनाव भी लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन राजनीति ये भी है कि समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज आप बने, उनकी ताकत बने। राजनीति ये भी है कि समाज के मुद्दों को आप प्रखरता से सरकार के सामने लोगों के बीच में रखें। सर, जनसुराज सत्ता में आती है तो क्या लैंड रिकॉर्डिंग एक्ट को बिहार में लागू करेगी? बिल्कुल, भूमि सुधार जनसुराज के एजेंडे में बिल्कुल टॉप पर है, शीर्ष पर है। बिहार में भूमि सुधार लागू होना चाहिए, क्योंकि बिहार में देश में सबसे ज्यादा भूमिहीन लोग रहते हैं। ग्रामीण बिहार में करीब 60% बिहार की जनता, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग, उनके पास 1 इंच 1 धूर जमीन नहीं है। देश के स्तर पर सिर्फ 38% लोग ही भूमिहीन हैं। बिहार में 60% आदमी भूमिहीन है। उसमें भी अगर आप देखिएगा तो दलित समाज के जो लोग हैं, 86% दलित समाज के लोगों के पास 1 इंच जमीन नहीं है।
तो निश्चित तौर पर यह सुधार होना चाहिए। सुधार होना चाहिए, समाज को लड़ाना नहीं चाहिए। सुधार का मतलब यह है कि मान लीजिए कि 25 लाख एकड़ जमीन जो सीलिंग के तहत सरकार ने आजादी के बाद अपने कब्जे में लिया, जिसका मालिकाना हक अभी सरकार के पास है। 8 लाख एकड़ जमीन जो विनोबा भावे के आंदोलन से, भूदान आंदोलन से निकला, 25 लाख एकड़ जमीन किसको दिया गया इसकी किसी को जानकारी नहीं। ये इसकी जानकारी किसी को नहीं। आज जो भूमि के मालिक हैं उनको बहुत सारे ऐसे लोग हैं, 1/3 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन जमीन के मालिक हैं। आप जमीन जोत रहे हैं लेकिन आपके पास बेचने का अधिकार नहीं है। अभी आपने सुना होगा बेतिया में, दोनों चंपारण में बेतिया राज की जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया। भाई बेतिया राज का तो जमीन कोई है ही नहीं पेपर पर। जब जमींदारी कानून खत्म कर दिया गया तो बेतिया राज का जमीन अभी तक 78 साल से बचा हुआ कैसे था? तो सरकार उस जमीन का अधिग्रहण कर रही है जो जमीन था ही नहीं, जो लोगों ने पहले खरीद लिया, जिसका सेटलमेंट हो गया, जिसका रसीद कट गया, जिसका जमाबंदी हो गई। तो व्यापक भूमि सुधार पूरी व्यापकता में उसको समझकर लागू करने की जरूरत है, ताकि जिनके पास जमीन है उनका मालिकाना हक क्लियर हो, जमीन की प्रोडक्टिविटी बढ़े, उत्पादकता बढ़े, लोग अपनी जरूरत के हिसाब से जमीन का उपयोग कर सके। और भूमि सुधार का दूसरा लक्ष्य ये होना चाहिए कि बिहार में जो भूमिहीनता है कम से कम उसको राष्ट्रीय औसत तक लाया जाए। बिहार में जो 60% भूमिहीन लोग हैं उनको सरप्लस जमीन को, सरकारी जमीन को उनके बीच में देकर कम से कम 20-25% भूमिहीनता को कम किया जा सकता है। तो जन स्वराज के प्राथमिकताओं में ये शीर्ष पर है। सर, जिनके पास 500 बीघा है तो लैंड रिफॉर्म एक्ट का उसका असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? 500 बीघा किसके पास जमीन होगा भाई? है जिनके पास। अगर है तब तो गलत ही होगा भाई। सरकार के कानून के मुताबिक, ये हमको कानून थोड़े, जनस्वराज को कानून बनाना नहीं है, पहले से जो कानून बना हुआ है उसके तहत आपके पास 500 एकड़ जमीन सर ग्रामीण क्षेत्र में हो ही नहीं सकता है। अगर है तो गलत है। सर, पूरे बिहार में अच्छा जगह है और इस 11 मई के जो आंदोलन शुरू कर रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही गांव क्यों चुना गया है? क्यों? ठीक बात है। कल्याण बिहार से क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि बिहार में 45,000 गांव है। हम लोग कह रहे हैं कि भाई ये काम नहीं हुआ है। सरकार दावा करती है कि बड़ा विकास हुआ है, तो हम लोग कह रहे हैं भाई और कहीं हो चाहे नहीं, अपने घर अपने गांव में तो आपने जरूर किया होगा इस काम को। कल्याण बिहार तो नीतीश कुमार हर 2 महीना पर 4 महीना पर जाते रहे। लोग कहता है भाई कि पूरा बिहार में सबसे ज्यादा विकास नालंदा में हुआ, ऐसा लोग बताते हैं। और नालंदा में भी सबसे ज्यादा विकास हरनौत में हुआ है, नगर नौसा में हुआ है, कल्याण बिहार में हुआ है। तो कल हम